हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मॉडर्न हिस्ट्री में रेवोल्यूशन ऑफ 1857 यानी कि 1857 की क्रांति, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इसमें जो मेन बनते हैं वो बनते हैं उस क्रांति के कारण, तात्क्षणिक और दीर्घकालिक कारक क्या रहे, यानी कि कौन से फैक्टर जिसकी वजह से ये क्रांति हुई, इसमें किसने भाग लिया, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, इससे कंपनी के शासन पे क्या इम्पैक्ट हुआ और सत्ता कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुई, किन वर्गों ने भाग लिया, किन वर्गों ने भाग नहीं लिया, सफलता के कारण, असफलता के कारण, ये सब क्वेश्चन बनते हैं और डेट पूछी जाती है। और ये भी पूछा जाता है कि किस क्रांति का दमन किसके द्वारा, कौन से क्षेत्र में, और किस क्रांति का मतलब कौन से नेता रहे किस क्षेत्र में, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1857 की क्रांति के कारण क्या रहे? तो कारण रहे कि अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक मात्रा में भारत का आर्थिक शोषण किया गया और भू राजस्व व्यवस्था थी, यानी कि लैंड रेवेन्यू कलेक्शन जो था वो दोषपूर्ण था। यानी कि मान लीजिए कहीं पर उत्पादन कम भी हो रहा है या ज़्यादा भी हो रहा है, दोनों जगह सेम तरह के टैक्स लग रहे थे, तो ये दोषपूर्ण व्यवस्था थी। किसानों की दुर्दशा थी और भारतीयों के साथ हर जगह पर भेदभाव हो रहा था। और ये याद रखने आपको सारे पॉइंट। और सरकारी नौकरियों से भारतीयों को वंचित रखा जा रहा था। और अगर बात करें तात्कालिक कारण, अगर कहीं कोई ऑप्शन मिलेगा हो तो लिखना है, आपको टिक लगाना है, चर्बी वाले कारतूस। और दीर्घकालिक में तो ये सारे कारक थे। और इसके अलावा साम्राज्यवादी हितों से संबंधित अंग्रेजों की आर्थिक नीति थी और अंग्रेज पाश्चात्य संस्कृति का भारत में कर रहे थे प्रयास। अब बात करें अन्य कारणों में, जैसे लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के बारे में, यानी कि सब्सिडरी अलायंस। इसमें घुमा के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि सहायक संधि का संबंध किससे है, तो लॉर्ड वेलेजली से संबंध है। ये एक प्रकार की मैत्री संधि थी जो 1798 से 1805 के दौरान हुई, लॉर्ड वेलेजली के काल में। इसमें देशी राज्यों के साथ अंग्रेजों ने संबंध बनाने के लिए प्रयोग किए, यानी कि उसने क्या कहा कि बड़े राज्य अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना को अपने राज्य में रखेंगे और उन राज्यों को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा। और इसके बदले में क्या होगा कि राज्य की बाहरी शत्रुओं से सुरक्षा कंपनी करेगी, लेकिन राज्य के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगी। यानी कि ये मैत्री संधि किसकी थी? लॉर्ड वेलेजली की, सब्सिडरी अलायंस करके, जो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा तो आप समझ लेना। इसके बाद आते हैं लॉर्ड डलहौजी, उनकी हड़प नीति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें भारतीय देशी रियासतों के संदर्भ में लॉर्ड डलहौजी एक योजना लाए और नीति का उद्देश्य क्या था पूछा गया, तो साम्राज्य विस्तार था। और इसके तहत भारत के जिन देशी रियासतों के शासकों को कोई पुत्र नहीं है, उन्हें पुत्र गोद लेने की अनुमति नहीं दी गई। और अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डलहौजी ने इस नीति से सतारा को 1848 में, जैतपुर एवं संबलपुर को 1849 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं उस समय के सामाजिक और धार्मिक कारणों के बारे में। तो हुआ क्या था कि सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम आता है 1829 में और हिंदू विधवा विवाह अधिनियम आता है 1856 में। ये सन भी याद रख लेना। सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829, हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856, धार्मिक निरयोग्यता अधिनियम 1905। यानी कि यदि धर्म परिवर्तन कोई करता है तो उसके पुत्र को पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। और ईसाई मिशनरियों का प्रचार, तो ये चीज़ें आई जब, देखिए वैसे तो सती प्रथा का उन्मूलन अच्छी बात थी और विधवा पुनर्विवाह भी अच्छी बात थी, लेकिन हुआ क्या है कि इन्हें लोगों को लगा कि ये एक तरह से धर्म के खिलाफ है और धर्म के खिलाफ लगने पर लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। एक कारण ये भी है। अब बात करते हैं सैन्य कारण की। तो सैन्य कारण, एक कारण केवल चर्बी वाला कारतूस नहीं है। सैन्य कारण ये है कि जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया 1856। इसमें क्या हुआ कि देखिए, हिंदू ग्रंथों में पहले ऐसा लिखा गया था कि समुद्री यात्रा यानी कि समुद्र पार नहीं करना होता है, सबकी मान्यताएं होती हैं। तो
इसमें सिपाहियों को आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार करना कर दिया गया अनिवार्य, और डाक कार्यालय अधिनियम 1854 ला के सिपाहियों को मिलने वाली मुफ्त डाक सुविधा भी वापस ले ली गई। आप बात करते हैं कि इस क्रांति के प्रारंभ के बारे में, कहां से शुरू हुई, किसने शुरू करी, कौन सी बटालियन के थे, क्या क्या थे। तो बैरकपुर छावनी की 34वीं बटालियन के मंगल पांडे, आपने नाम सुना होगा, और इन्होंने क्या कहा, चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया। और 29 मार्च, ये डेट है आपको याद रखनी, डेट अब पूछने लगे हैं इसकी। तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने आदेश देने वाले अधिकारियों को गोली मार दी, और 8 अप्रैल, ये भी याद रखना है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को हो गई फांसी। अब क्रांति के प्रारंभ की बात करें, जब ये तो हो गए छोटे, मतलब यहाँ से तो वो चिंगारी बनी। अब मेन क्रांति की जो शुरुआत हुई वो हुई 10 मई मेरठ की छावनी से 20वीं बटालियन के द्वारा, और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया और बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता घोषित कर दिया गया। अब बात करें विद्रोह के प्रमुख केंद्रों के बारे में, तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वारा औपचारिक केंद्रीय नेतृत्व, मतलब उनको कह दिया गया अब हो आप क्रांति के नेता, और लेकिन उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी बहादुर शाह जफर की, तो विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व था जनरल बख्त खां के हाथ में। इंपॉर्टेंट है, जनरल बख्त खां के हाथ में। और कानपुर में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, मतलब कौन कहाँ पर है, तो कानपुर में बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब क्रांति को संभाल रहे थे, यानी कि वहाँ नेता थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, और रोहिलखंड में खान बहादुर थे, जिन्होंने स्वयं को बरेली का सम्राट घोषित कर दिया था। बिहार की जगदीशपुर रियासत में जमींदार कुंवर सिंह क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। फैजाबाद, इन पर क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ कौन आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। झांसी में गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई थी, और कानपुर में तात्या टोपे। कानपुर में नाना साहेब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया था। तात्या टोपे एवं लक्ष्मीबाई ने मिलकर स्वयं ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर दिया। हालांकि जून 1858 तक ग्वालियर पुनः अंग्रेजों के हाथ में आ चुका था। फर्रुखाबाद में नवाब तफज्जुल हुसैन क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। सुल्तानपुर में शहीद हसन, और संबलपुर में सुरेंद्र साई, हरियाणा में राव तुलाराम, मथुरा में देवी सिंह, मेरठ में कदम सिंह, रायपुर में नारायण सिंह, और मंदसौर में शहजादा हुमायूं फिरोज शाह क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। अब बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट इसके पॉइंट है शाहमल के बारे में। तो शाहमल उत्तर प्रदेश के बागपत के बड़ौत परगना के ग्रामीण थे। रात में गांव-गांव जाकर इन्होंने 84 गांव के मुखियाओं एवं किसानों को संगठित किया था, और 1857 में शाहमल की एक अंग्रेज अधिकारी डनलप के द्वारा हत्या कर दी गई। नोट, 1857 का विद्रोह लगभग 1 वर्ष से अधिक समय तक चलता है, और जुलाई 1858 तक पूर्णतया शांत हो जाता है। अब बात करते हैं 1857 के विद्रोह का दमन। तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसका दमन किया गया, और जनरल नील, इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, जनरल नील के नेतृत्व में बनारस और इलाहाबाद में विद्रोह का दमन कर दिया गया। जनरल एंसन के द्वारा फिरोजपुर, जालंधर, फुलवर, अंबाला यानी पंजाब क्षेत्र में एंसन में अंबाला में विद्रोह का दमन कर दिया गया, और जनरल निकोलस के द्वारा या निकोलस के नेतृत्व में 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर फिर से अंग्रेजों का कब्जा हो गया। कौन जनरल थे? निकोलस। एंसन कहाँ थे? पंजाब वाले क्षेत्र में, यानी कि फिरोजपुर, जालंधर, फुलवर, अंबाला। और नील कहाँ थे? बनारस और इलाहाबाद वाले क्षेत्रों में। ऐसे याद रखो, बनारस, इलाहाबाद ये नदियों के किनारे हैं, तो नील जनरल याद रख लेना, ठीक है। और एंसन है ना, तो ये थोड़े रैपर वगैरह के नाम लगते हैं इस तरह से, तो वो आप याद रख लेना। और निकोलस तो फिर दिल्ली बचे ही। अब बात करते हैं अंग्रेज जनरल इसमें कौन कौन से शामिल थे। तो दिल्ली में लेफ्टिनेंट विलोबी, जॉन निकलसन और हडसन थे। कानपुर में सर व्हीलर, कोलिन, कैंपबेल, कैंपबेल नाम याद रखना, कानपुर में सर व्हीलर, कोलिन, कैंपबेल। झांसी में सर ह्यूरोज थे, और बनारस में
कर्नल जेम्स नील थे। और लखनऊ में कौन कौन थे अंग्रेजों की तरफ से जनरल? हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश, हेनरी हैवलॉक, जेम्स आउटरम, सर कॉलिन कैंपबेल। यानी कानपुर लखनऊ काका का कानपुर लखनऊ कैंपबेल, झांसी ह्यूरोज, बनारस नील, दिल्ली निकोलस या निकलसन, हडसन और लेफ्टिनेंट विलोबी। अब बात करें विद्रोह असफल क्यों हुआ? तो विद्रोह में सभी वर्ग शामिल नहीं थे, इसमें एक संगठित एवं एकबद्ध विचारधारा का अभाव था और विद्रोह जो मई में होना था वो पहले ही स्टार्ट हो गया था। देसी राजाओं को देशद्रोही रोक, यानी वो अंग्रेजों की तरफ थे एक तरह से। सांप्रदायिकता थी, यानी कि इसमें मेनली कुछ जगह पे छोड़ दो तो एक विशिष्ट वर्ग के लोगों ने ही भाग लिया था और ये पूरे देश में एक साथ नहीं हुई। और क्रांतिकारियों के पास शस्त्र शास्त्रों का अभाव था और सहायक साधनों का अभाव था और सैनिकों की संख्या, ये सैनिक थोड़ी थे, सब बुजुर्ग नेतृत्व था और लोग साधारण वर्ग के लोग थे, ना कि सैनिक थे। मतलब शुरुआत सैनिकों ने की लेकिन सभी सैनिक नहीं थे और उन पर हथियार भी नहीं थे, इसलिए यह विद्रोह असफल हो गया। अब बात करें विद्रोह की प्रकृति के बारे में, तो सब अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे जेड रॉबर्ट्स कहते हैं कि ये मात्र एक सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस कहते हैं कि ये गाय की चर्बी कारतूसों पर लगाने के कारण उत्पन्न सैनिक असंतोष था। एडवर्ड थॉमसन एवं जीटी गैरेट कहते हैं कि यह एक सिपाही विद्रोह अथवा अनधिकृत राजाओं तथा जमींदारों का अनियोजित प्रयत्न अथवा सीमित किसान युद्ध था। विलियम हॉवर्ड रसेल कहते हैं कि यह एक धार्मिक युद्ध था। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आरसी मजूमदार कहते हैं कि यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ भी नहीं था। जेम्स आउटरम कहते हैं कि मुसलमानों का षड्यंत्र था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना यह है इस विद्रोह के बारे में, कहना था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीय जनता का ये एक संगठित संग्राम था। इसके बाद जस्टिस मैकार्की कहते हैं कि भारतीयों का अंग्रेजों के विरुद्ध धार्मिक सैनिक शक्तियों के साथ राष्ट्रीय अस्मिता के लिए लड़ा गया एक युद्ध था। और सैयद अतहर अब्बास रिजवी का कहना है कि यह भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न था। वहीं विनायक दामोदर सावरकर का कहना था कि यह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया एक राष्ट्रीय संघर्ष था। अब बिपिन चंद्रा नाम आपने बहुत सुना होगा, तो बिपिन चंद्रा कहते हैं कि यह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। बेंजामिन डिजरेली कहते हैं यह सचेत संयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था। जॉन ब्रूस नॉर्टन कहते हैं यह सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह था। और एसएस सेन कहते हैं आरंभ स्वरूप सैनिक विद्रोह था लेकिन बाद में यह राजनीतिक स्वरूप को धारण कर लिया। कुल मिला के जो मेनली इतिहासकार हैं अंग्रेजों वाले, वो कहेंगे एकमात्र छोटा सा सैन्य विद्रोह था, और जो इतिहासकार हैं या भारतीय राजनेता हैं वो कहेंगे ये देशभक्ति से ओतप्रोत एक भारतीय जनता का अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था। अब विद्रोह के परिणामों की बात कर लेते हैं, तो फिर आता है 1857 के विद्रोह के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 इम्पोर्टेंट है। और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से अब कहाँ पर चला गया? ब्रिटिश क्राउन के पास। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और भारत के लिए अब राजकीय सचिव की नियुक्ति होने लगी और सेना में यूरोपियन की संख्या में वृद्धि कर दी गई कि जितना इंडियन कम रहेगा उतना ठीक रहेगा। और भारतीय सैनिकों की जाति, समुदाय और क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंट बनाई जाने लगी। और सेना विलय योजना 1861 में बनाई गई जिसमें कंपनी के यूरोपीय सैनिकों को ब्रिटिश क्राउन के अधीन ला दिया गया। इसके बाद यूरोपीय सेना का समय समय पर दौरा करने की लिंक्ड बटालियन योजना बनाई गई और फूट डालो राज करो की नीति का सहारा लिया गया और देसी रियासतों की विलय की नीति का त्याग कर दिया गया। क्षेत्र विस्तार के बारे में सोचना बंद कर दिया गया और भारतीयों की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करने की घोषणा की गई। इसके बाद भूपतियों, जमींदारों और राजकुमारों के संरक्षण की नीति का अनुसरण किया। अंग्रेजों ने सोचा जब बड़े आदमी को ही अपने अंडर में ले लोगे, छोटे तो अपने आप अंडर में आ जाएंगे। भूमि के लिए निर्धारित लगान और समय की गारंटी के लिए एक नवीन कृषि नीति लाई गई। 1858 एक्ट की बात कर रहे हैं
और स्थानीय सरकारों को करारोपण की कुछ मदों को सौंपकर वित्तीय व्यवस्था का विकेंद्रीकरण, यानी कि स्थानीय सरकारों के पास दे दिया गया कि आप टैक्स कैसे लगाएंगे, कुछ छोड़ो तो उनके कुछ केंद्र में लगाएंगे यानी कि अंग्रेज, बाकी स्थानीय सरकारों पर टैक्स लगाना छोड़ दिया गया। और पाश्चात्य संस्कृति को प्रोत्साहित करने वाली शिक्षा नीति का अनुसरण किया गया, यानी कि ऐसी शिक्षा देने का प्रयास किया गया जिसमें वेस्टर्न को अच्छा बताया हो और इंडियन को खराब बताया हो। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति के परिणाम जो भारतीयों के पक्ष में रहे। इससे क्या हुआ, आत्मबल में वृद्धि। एक चीज तो पता चल गई कि अगर संगठित होते, एक साथ विद्रोह किया होता और हथियारों की पर्याप्तता होती तो हम जीत सकते थे। तो इसलिए राजनीतिक जागृति भी आ गई कि अगर हम मिल के लड़ेंगे तो हमें अपने हक चाहिए। संगठन कैसे बनाना उसकी प्रेरणा मिल गई और यूनिटी की बात आ गई और स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना और उससे पहले के संगठनों के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।